अपने चेयरमैन साहब आज के हमारे प्रोफेसर हेमदत्त शुक्ला सर, जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, और उनकी इजाज़त से हम इस प्रोग्राम को आज शुरू कर रहे हैं। आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर शुक्ला सर और हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर एम बी पटेल सर, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर पेंडसे सर, और प्रगत मित्र से जुड़े डॉक्टर यतीश जैन, राजेश सर, साधु सर, सभी को मेरा प्रणाम। हाँ, हेलो। आप जुड़ नहीं पा रहे क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सर कुछ टेक्निकल लोगों को प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन वेरी वेल। सो अच्छा, ओके, बट इट्स ओके, वी विल स्टार्ट। तो सर, जैसा कि आज का हमारा वेबिनार का मेन टॉपिक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नाउ इट इज एवरीबॉडी इज टॉकिंग एफडीआई, और ये मेरे ख्याल से 2019 से ये एफडीआई के बारे में काफी प्रोपोगंडा हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं, इसका विरोध भी हो रहा है, सपोर्ट भी हो रहा है। तो मन में आया कि एफडीआई के बारे में जैसे हमें जानकारी नहीं थी, जब हमने पढ़ना शुरू किया थोड़ा बहुत, तो फिर भी नहीं समझ में आया। तो हमारे बीच हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अपने पेंडसे सर से बात हुई, तो सर ने कहा बिल्कुल मैं समझा दूंगा और अच्छे से बता दूंगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमने कहा इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि हम एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सर, किसी भी देश की इकोनॉमी निवेश पे या इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज़्यादा ग्रोथ होगी, ये हमें जानते हैं। जितना हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा हम आगे ग्रो करेंगे। तो एफडीआई उसी का रूप है। अब कौन सा देश कितना विदेश में करे और वो जो मेजबान देश है उसे कैसे हैंडल करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, नहीं तो उसका पूरा होल्ड हो जाएगा। तो ये सब बातों में सर चर्चा करेंगे। तो आज के, जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय पेंडसे सर, तो उनके इंट्रोडक्शन के लिए पेंडसे सर के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन कुछ हमारे साथीगण हैं जो बाहर से भी जुड़े हैं, उनको नहीं आइडिया। तो मैं अपने साथी प्रोफेसर मनीष शर्मा को बुलाना चाहूँगा आप सबकी मदद से कि वो पेंडसे सर का एकेडमिक परिचय दें। मतलब हमारे जो आज के वक्ता हैं उनका एकेडमिक परिचय क्या है, वो क्या है, मतलब उनके बारे में बताएं। तो प्लीज। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, giving me this opportunity. Really, I am feeling very much privileged to have this honors to introduce not only my guru, but he also mentor of my life. Whatever I am today, a lot of credit goes to him also. And I met Professor Peindse sir in the year 1989 when he was pursuing his PhD. And I joined the Department of Economics, Rani Durgavati Viswavidyalaya in PG classes. I came from Calcutta, and I came to know about him from my maternal uncle, Mamaji. He was a close friend of my Mamaji, and he introduced me to the Department of Economics as well as to the hostel also. So this is very much, I am delighted to have this honor to introduce Professor Peindse sir. Professor Peindse sir not only obtained a master degree in economics, master and PhD degree in economics, but also he is having the degree of law as well as the master in business administration. This is a very rare feat in the academic world that a professor of his age or of his era is having this much of qualification. Because at that time, MA, PhD was sufficient to be the professor, and he became the professor on the basis of MA and PhD. I think he did MBA later on to gain the knowledge about the business administration. He is having always he is learning. While he is teaching, he learns a lot of things, new emerging fields of the study, whether it is economics or management. He used to learn all these things. Besides that, I remember that when he joined the department as a lecturer, he was a very dynamic and a very laborious teacher. He used to deal with the students in a very cordial and friendly manner, and that is what I am today here. All of the students, whether he is directly associated as a research scholar of Peindse sir or not, all the students remember Peindse sir as a very, very, very good teacher, good mentor,
and good career planner of every student. As of you have seen in this meeting also, he used to giving counseling to the one of our seniors regarding the admission of his son in the LLB. He became the chairman board of studies. He was the member board of studies, academic council, dean, student welfare, registrar, additional charge, finance controller, what not. All the key positions except vice chancellor, he has already achieved all the positions. He has already hold key positions of the university. Except vice chancellor, I wish and I am sure that one day we will find him as a Professor L.G. Pendse, vice chancellor of some of the university. Besides that, he is very, as I told you, laborious. It is reflected from his work. He has authored 6 books. 6 books. Authoring 6 books is not a joke. It is very difficult to particularly to write a reference book. And most of the books are published by very reputed publishers of national repute. Besides that, he has edited 4 or 5 books. I don't know and remember exactly. But in 2 of his books, I have my contribution as a chapter in his edited volume. So 6 single authored or double authored book. One book is with Baghel sir is there. Mirgen Singh Baghel. He was also our alumni and hosteler of both the hostels, Science College Hostel as well as UTT Hostel. So with Mirgen Singh Baghel, Pendse sir has written I think 2 books and 4 books himself he has written and 6 books are edited. And he is in fact editor-in-chief of a departmental journal which is very popular in Madhya Pradesh, particularly Kautilya Varta. Once upon a time, most of the economists from Madhya Pradesh was eager to publish their work in Kautilya Varta. At present, it has lost some glory, but it still have the glorious past, and I hope, I wish that Pendse sir will make it again that glory of the Kautilya Varta. And he is peer reviewer of the European Journal of Social Science. And beside that, a number of associations are there, like MP Economic Association, Indian Economic Association, in which he was having key role, and he used to contribute regularly year after year in the association. And he became the president of Madhya Pradesh Economic Association, I think twice. Once I have seen when he was chairing the dais as a president of MP Economic Association, and once I heard him in the Indore University when he was the president, outgoing president. So I am very much astonished, and he is very simple living person. As you can see, whenever you meet him, you will not find that much arrogance of a so-called professor. Nowadays, what we are seeing, having this suit, boot, tie, and all that, you will not find that. He is very simple, and he used to give you as much as possible in all the possible manner, not only in academic but in non-academic issues also he used to advise. I also used to take a lot of advices from him at present also, how to plan a seminar, how to plan a webinar, or how to plan a conference. And he visited whenever I asked him, despite of his business and so many activities, he came to Bhopal and honored me by his presence, either by chairing a session or by giving a keynote lecture. All this. Besides that, plenary lecture talks, I think he has having at this webinar, he has given more than 50 to 60 webinar lectures. And besides that, you see invited lecture, and all these things are there. But most importantly, I would like to notice that, I would like to note that, or I would like to tell you that first time when I was very much impressed with the Pendse sir was the year, I think, 1989 when I joined. At that time, he was awarded with the Madhya Pradesh Young Scientist Award by the Madhya Pradesh Council of Science and Technology. That was the first time any economist got that award in the field of economics by the agency which are mainly established for the promotion of the science and technology in Madhya Pradesh. So he was awarded Young Scientist Award by MPCST in 1989. Sir, सही है तो बताइएगा, गलत है तो माफ कीजिए. 89, I think year was 89. Then again, another award is the Indian Association for Study of Population. That is very premier organization for the study of demography and population studies in India. One of the, not only one of the premier, but the most premier association, IASP. So he got the highest award given by the IASP, that is the Chandrasekharan Award. Again, I want to say that this award, this award was mainly for the demographers. Most of the demographers, the scholars who deals with the demography or who was a scholar of demography or population science, they used to get that award. My Mamaji also got that award as a demographer, but Pendse sir got that award as an economist by the association which is paid for the population science.
that is why we respect Pendse sir. And beside that honorary award, number of honorary awards are there which he used to get every year, I think. But Swarna Jayanti Praveenita Samman, that is another award which is given by the Rani Durgavati University by the Vice Chancellor. He got that award on the occasion of Swarna Jayanti Samaroh, I think. On that day, I came to know about this award that has been given to Pendse sir. So I think I would apologize to Pendse sir and the organizer and the Mathuri sir that because I cannot say each and every achievements of the Pendse sir within 5 minutes. But he had, I think, more than 30 PhD scholars have awarded PhD under his guidance, and around 70 to 80 MPhil scholars. Though nowadays, from this current session, MPhil is not there in any university according to UGC rule. But I was the honor to being the first MPhil scholar of Pendse sir. And what he did, I cannot forget it. If I forget it, then I cannot remain a human being. So whatever, again, I must say that whatever I am today because of the teachers like you, the mentors like you, the professors like you, you are my idol, sir. I want to be like you. And every day I remember you. Thank you very much for giving me this honors, of this honor. And thank you, Pendse sir. A lot of respect to you and all the elders who are listening to me. Thank you, Manish. Thank you, Professor Manish, for your nice words about our lovable Pendse sir. Thank you. You have given all the things about him. You said everything about him, and we are blessed that we are having such a great personality today with us, and he is going to teach us, or he is going to explain about the FDI. And as you know, FDI is a very burning topic nowadays. So आप सबकी मदद से मैं डॉक्टर पेंडसे सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आए और FDI के बारे में चर्चा करें. जैसे FDI के बारे में बता दूं मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि FDI it is starting in 1991 when PV Narasimha Rao was our prime minister, and the credit goes to current finance minister at the time. Dr. Manmohan Singh was there, and जब उन्होंने उदारीकरण किया तो FDI को इंट्रोड्यूस किया, and since this new government, Modi government came, so FDI काफ़ी हाईलाइट हुआ. और लास्ट ईयर बताते हैं कि जबकि हमारा जो इकोनॉमी कंडीशन मतलब काफ़ी बाजार नीचे था, तो उसके बाद भी लॉट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट केम और एक रिकॉर्ड बना. मतलब एक विदिन एक तिमाही में काफ़ी आ गया था पैसा बाहर से. इस कारण से ये काफ़ी चर्चा में आया. तो आल्सो आई डोंट नो सो मेनी थिंग्स, सो वी विल लर्न फ्रॉम हिम. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑल ऑडियंस to our respected Pendse sir, please come and take mic and explain about the FDI. And okay, so please, Pendse sir. Thank you, Matresh. ऐसा है कि छात्रावासियों के बीच में कभी ज्ञान नहीं बखारना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है सब एक दूसरे के बारे में कौन कितने पानी में है ये बहुत अच्छे से जानते हैं. अब मनीष जी ने इतना लंबा चौड़ा बता के रख दिया कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ऐसा भ्रम होने लगा था कि मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है. साधारण रूप से अर्थशास्त्र में रुचि रही है और अर्थशास्त्र में रुचि आज भी है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो मुद्दा है उसकी आलोचना या उसके समर्थन में राजनीतिक के लोग क्या टिप्पणी करते हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि राजनीतिक के लोग हमेशा जो टिप्पणी करते हैं वो अपने दृष्टिकोण से करते हैं. बहुत पहले हारिस बी चेंद्री करके एक अर्थशास्त्री हुए. उन्होंने एक अपना प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था जिसको ड्यूअल गैप एनालिसिस कहते हैं. ड्यूअल गैप एनालिसिस अर्थात एक गैप जो उत्पन्न होता है वो आयात और निर्यात के बीच में होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में. तो अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा है दैट मीन्स यू हैव टू पे मोर करेंसी, फॉरेन करेंसी, और अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है तो यू आर अर्निंग मोर फॉरेन करेंसी. दूसरा गैप जो उत्पन्न होता है वो होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में. तो हमारा चाहे वो आयात और निर्यात के बीच का गैप हो, चाहे वह बचत और निवेश के बीच का गैप हो, इन दोनों अंतरों को पाटने के लिए
हमारे आंतरिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं, तो हमको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो विदेशी मुद्रा हम कई तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम विदेशों से उधार ले सकते हैं, और यदि हम उधार लेते हैं तो उस उधार को हमको चुकाना भी पड़ता है। अब जो विशेष रूप से देशों के बीच में जो विदेशी मुद्रा को लेकर जो समझौते होते हैं, वो समझौते थोड़े लंबे समय के लिए होते हैं, अर्थात 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे उसको लेकर समझौते होते हैं। क्योंकि भारत एक विकासशील देश रहा है अन्य देशों की तरह, तो हमने बहुत सारी संस्थाओं से कर्ज लिया। अब उनमें से कुछ कर्ज ऐसे थे जो अल्पकालीन कर्ज थे। अब एक कर्ज को चुकाने के लिए तरीका ये होता है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन है उस शॉर्ट टर्म लोन को मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए, मीडियम टर्म लोन जो है वो लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाए, लॉन्ग टर्म लोन को और एक्सटेंड कर दें। तो जो हम लोन लेते हैं उस लोन के बदले में हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाती रहती है। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय एक ये नीति अपनाई गई रही कि जो हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम विदेशों से लोन लेते चलेंगे। और विशेष रूप से मुझे याद है कि 1980 के पहले तक जो विदेशी लोन हुआ करते थे, इनमें ब्याज की दर बहुत कम हुआ करती थी। तो उस समय अन्य देशों की तरह हमने भी लोन लिया, लेकिन उस समय हम लोन थोड़ा कम लिया करते थे। अब उसके पश्चात में जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे IMF है, IBRD है, यूरोपियन बैंक है, ऐसे कई सारी संस्थाएं जो हैं वो लोन देती रहती हैं। लेकिन जब लैटिन अमेरिकन क्राइसिस आया, अर्थात ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू जैसे जो देश थे, ये लोन चुकाने में धीरे धीरे असमर्थ होते चले गए। तो उसके कारण क्या हुआ, एक डेट ट्रैप जैसी समस्या उत्पन्न हो गई, अर्थात वो देश किसी भी प्रकार से लोन चुकाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था कि जिस पर्पस के लिए उन्होंने लोन लिया था उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि वो डेप्ट बर्डन बनता चला गया। तो इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया, और 1984 के आसपास हमने जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुई तब हमने बड़े पैमाने पर लोन लेना शुरू किया। अब वो लोन जो हमने लिया था वो लोन हमारा डेवलपमेंट पर्पस के लिए लिया गया लोन था, लेकिन किसी भी तरीके से वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण वो लोन जो हमारा था वो लोन एक ऐसे पर्पस में यूज होना शुरू हो गया जो नॉन प्रोडक्टिव पर्पस था। अर्थात उस लोन को लेके हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमने नहीं बढ़ाई, बल्कि उस लोन का उपयोग हमने प्रचार प्रसार जैसे चीजों में करना शुरू किया। तो जो लोन की इफिशियंसी रहती है, जिसको हम अर्थशास्त्र की टेक्निकल भाषा में मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं, वो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल धीरे धीरे गिरना शुरू हो गई। और जिस समय वो लोन हमने लिया तो उस समय एक तरफ तो हम ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे, 84 के आसपास का समय है, तो उससे हम ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे। तो ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन के अंतर्गत हमने कुछ पार्टिसिपेटरी नेचर का फॉरेन कोलैबोरेशन करना शुरू किया था। लेकिन जैसे उसके उदाहरण हीरो होंडा हुआ, सुजुकी हुई, ऐसे जो कंपनीज थी उसके साथ में हमने मैंने विशेष रूप से ऑटो सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमने कोलैबोरेशन शुरू किए। तो वो कोलैबोरेशन का दौर हमारा चला, लेकिन जो लोन का जो सबसे बड़ी समस्या आई वो समस्या आई हमारी जाके 89 में। 89 में हमारा फॉरेन रिजर्व इतना श्रिंक हो गया कि हमारे पास में सिर्फ आयात के लिए सिर्फ 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी परिस्थिति में 15 दिन से अधिक आयात नहीं कर सकती थी। अब अगर 15 दिन से अधिक अगर वो आयात नहीं कर सकती थी
तो उसका नतीजा ये होता कि 15 दिन के बाद में हमारी पूरी की पूरी आर्थिक गतिविधियां जो थी, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती। उसका कारण क्या था कि हमारे अर्थव्यवस्था की संरचना में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थे, अर्थात गतिरोध बहुत ज्यादा थे। अर्थव्यवस्था स्मूथ रूप से काम नहीं कर पा रही थी। गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहा, अर्थात सरकार वो तमाम प्रकार के काम करती थी जो काम सरकार को नहीं करना चाहिए। तो 1991 में जब हमने अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया तो हमारे सामने हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दो विकल्प थे। एक तो हम विदेशों से लोन लेते रहें जैसे पहले लेते रहे हैं, तो वो लोन का रीपेमेंट करना, उसका इंटरेस्ट करना देना, साथ ही साथ में वही शॉर्ट रन लोन को लॉन्ग रन लोन में कन्वर्ट करना, अर्थात वो डेब्ट बर्डन हमारा बना रहता। दूसरा तरीका ये रहा कि अपने इधर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम फॉरेन के जो एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं उनको सीधे यहाँ पे इनवाइट करें। तो ये जो तरीका अपनाया गया, ये तरीका रहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जब हमने इकोनॉमी को खोला, अर्थात हमने अपने इधर के बहुत सारे जो नीतिगत निर्णय थे, जो मॉनेटरी निर्णय थे, जो फाइनेंशियल निर्णय थे, जो उसके टूल्स रहते हैं, उन टूल्स को इंटरनेशनल लेवल के एट पार लाने की कोशिश की, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम करना जैसा एक इशू था कि हमने ब्याज दर बहुत कम की। जब ब्याज दर बहुत कम की तो एक तरफ हम बहुत सारे चीजों में विदेशी निवेश मंगा रहे थे, तो उसके कारण प्रोडक्शन हो रहा था। तो अकेले प्रोडक्शन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता है, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में उपभोक्ताओं की क्रय करने की क्षमता बढ़ना भी आवश्यक है। तो जब उपभोक्ताओं की क्रय करने की क्षमता अगर ब्याज की दर बहुत उच्च है तो वो लोन नहीं ले पाते हैं, तो जरूरी था कि पहले हम उसको कट करें। तो उसके द्वारा हमने क्या किया कि बहुत सारा हमारे पास में जो मॉनेटरी रिजर्व थे, वो मॉनेटरी रिजर्व को हम सिस्टम में लेके आए। तो लोगों के माने जो चलन में जो मुद्रा रहती है, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ाई। साथ ही साथ में हमने अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई, क्योंकि निवेश जो रहता है, निवेश की हमेशा दोहरी भूमिका होती है। निवेश जहां एक ओर उत्पादक क्षमता में विस्तार करता है, वहीं दूसरी ओर निवेश मांग भी बढ़ाता है। तो एक ओर मांग भी बढ़ती चले और दूसरी ओर उत्पादक क्षमता में भी विस्तार होता चले, और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्लैंक रहता है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मनी के रूप में समझना एक गलत धारणा है। जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट उसका होता है मैनेजमेंट, अर्थात जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर राशि खर्च होती है। दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, अर्थात जो उत्पादन में हमको तकनीक का प्रयोग करना है। और तीसरा वो रहता है मनी पार्ट। तो मनी पार्ट बहुत छोटा पार्ट रहता है, क्योंकि जो मुद्रा की आवश्यकता हमको रहती है वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है। बाकी हमारा ज्यादा करके जो खर्च होता है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च होता है और मैनेजमेंट के ऊपर खर्च होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आया तो हमारा ये रहा कि उनको देश में वो उत्पादन करेंगे और हमको उनको किसी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में वो जो लाभ कमाएंगे, देश में बाजार का आकार बढ़ेगा। तो 1991 से हम देखते हैं जैसे जैसे हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना शुरू किया, साथ ही साथ में हमने अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया, तो लगभग हमारे अर्थव्यवस्था की विकास दर 7%, 7.5%, 8%, 9% ऐसी हमने अर्थव्यवस्था की विकास दर प्राप्त की। ये जो विकास दर थी इसको मार्केट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ माना गया, और इसके पहले की जो विकास दर थी उस विकास दर को हिंदू रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ माना गया, जो 3%, 2.5% के आसपास थी। तो अर्थव्यवस्था को खुला करने के बाद में अर्थव्यवस्था के ऊपर जो बहुत सारे प्रतिबंध थे, वो प्रतिबंध हटाने के बाद में हमने एक प्रकार का कॉम्पिटिटिव फील्ड तैयार किया। अर्थात जो बाजार जो पूर्ण रूपेण एक सरकार का संरक्षित बाजार था, उस बाजार को हमने प्रतियोगी बाजार बनाने में इससे मदद मिली। तो ये आया। तो जब एफडीआई जब आता है,
या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है, तो उसका एक कारण रहता है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न क्या है विदेशों में, चूंकि जितने भी हमारे पाश्चात्य देश हैं जिनको हम विकसित देश कहते हैं, यहाँ पे 6%, 6.5% से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अमेरिका में तो इंटरेस्ट रेट 0%, 2.5% ऐसे इंटरेस्ट रेट है, जापान में भी 0% के आसपास है। तो उनके पास में फंड बहुत है, उस फंड का वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ करके कैपिटल एक्यूमुलेशन तो कर लिया, लेकिन कैपिटल एक्यूमुलेशन होने के बाद में उस कैपिटल का वो री इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में नहीं कर पा रहे थे। तो उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि वो कहीं जाके उसका री इन्वेस्टमेंट करते। और भारत की जनसंख्या को देखते हुए ये एक उनको सहज मिला, क्योंकि इसके पहले 1985 में चाइना ने ये करके दिखाया। चाइना ने जो उनकी एक कर्टेल इकोनॉमी रही है, उस कर्टेल इकोनॉमी को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में कन्वर्ट किया, अर्थात उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब बना के बताया। तो विदेशों को यह लगा कि जैसे चीन की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन वहां पे एक कमी है, वो कमी है कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी भी है, लोगों को निर्णय लेने की क्षमता भी है, अर्थात पूरे के पूरे निर्णय सरकार नहीं लेती, निजी क्षेत्र भी निर्णय ले सकता है। तो वो जो लंबे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी अर्थव्यवस्था चलती रही, उस सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हमने धीरे धीरे निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बनाना शुरू किया। तो हमारी अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की गति बढ़ी, बहुत तेजी से गति बढ़ी, साथ ही साथ में हमारा बाजार बढ़ा। पहले जो 2 या 3 किस्म की जो कार उपलब्ध थी, आज बाजार में देखिए तो 100-150 से ऊपर बाजार में मॉडल अवेलेबल हैं। अर्थात वो हमारे सामने समस्या नहीं है कि हम फिएट खरीदें कि एम्बेसडर खरीदें। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में देखें तो 250-300 प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी बहुत अधिक है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसको 5,000 रुपए में भी एलईडी टीवी अवेलेबल है, और वो चाहे तो 7.5 लाख रुपए का एलईडी टीवी भी खरीद सकता है। तो ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बाहर से आकर्षित किया। अब बात यह आती है कि विदेशी निवेश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जिसके ऊपर ज्यादा करके आलोचनाएं होती हैं। और इसका मैंने एक सीधा सीधा जवाब यह है कि देखिए, अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रोडक्शन में 2 साधन इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक साधन उनमें से लेबर है और एक साधन कैपिटल है। हम भले श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था हो, लेकिन पूंजी की कमी तो है, तो हमको किसी तरीके से वो पूंजी की कमी को दूर करना है। तो पूंजी आए, जितनी अधिक पूंजी आएगी उतना अधिक हम उत्पादन कर सकते हैं। और आज की परिस्थिति में जैसे हम ये देख रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था जो 1985 के आसपास 7.5% की दर से बढ़ रही थी, 2021 में वो मात्र 2.1% पे आ गई, अर्थात चीन की अर्थव्यवस्था में उतार आ रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक अवसर है कि वो चाहे तो जो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है, इसमें भी मैं अंतर बता दूं। क्या होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो हमेशा हमको फिनिश गुड की बात नहीं करना चाहिए। जब एक कार तैयार होती है तो कार में बहुत सारे पार्ट लगते हैं, और पूरे विश्व भर में जहां पे जो ये चीजें तैयार होती, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, अर्थात जिनको हम कैपिटल गुड सेक्टर कहते हैं, मशीनरी एवं इक्विपमेंट हो, इनके छोटे छोटे हजारों की तादाद में हमको कंपोनेंट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी कंपोनेंट इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स में अपनी महारत अगर हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए एक्सपोर्ट बाजार खुल जाता है। चूंकि विदेशों के पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में एक बहुत बड़ी तकनीकी मानव शक्ति है जिसका हमने अभी तक सही ढंग से उपयोग नहीं किया। तो वो तकनीकी मानव शक्ति और विदेशी पूंजी अगर दोनों एकत्र मिल जाए और अगर इनका सही उपयोग अगर होता है तो हम हमारी अर्थव्यवस्था में निर्यात जो है, निर्यात को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। वो हमारे पास में संभावना है। लेकिन जो आलोचना होती है,
जो विदेशी निवेश आया, वो निवेश में से एक बहुत साइजेबल अमाउंट जो आया वो कंज्यूमर गुड्स में आया। जैसे विचार हमको करना चाहिए, क्या हमको कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता है, या हमको आलू के चिप्स बनाने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता है? तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रहे हैं जहां पे हमको क्या विदेशी निवेश की आवश्यकता है। खाने का तेल बनाने के लिए क्या हमको विदेशी निवेश की आवश्यकता है? क्या हमको शक्कर का उत्पादन करने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता है? तो ऐसे कुछ एक जो रहे हैं जहां पे विदेशी निवेश आया और उन प्रोडक्ट के दाम, जैसे अब मैंने क्या है कि पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें, इनके लिए मैंने जो फूड चेन्स हमने खोली, ये पूरा का पूरा विदेशी निवेश के कारण खुला। तो इनके कारण बाजार आया। अब ये बाजार जब आता है तो होता क्या है कि अगर हम वो 50 रुपए की पेप्सी या कोका कोला की एक बोतल खरीदते हैं, चाहे कोई भी खरीदे, चाहे मेरे घर में खरीदी जाए, चाहे आप लोग के घर में खरीदी जाए, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें से 20 रुपए हम विदेशों को दे देते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट के रूप में चला जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो विदेशी निवेश की आलोचना करने वाले सवेरे उठेंगे तो जो ब्रश करेंगे वो कोलगेट से करेंगे, शेविंग करेंगे तो जिलेट से शेविंग करेंगे, नहाएंगे पियर्स से। तो जब इस तरीके के प्रोडक्ट का उन लोग उपयोग करेंगे और उसके बाद अगर कहेंगे कि भारतीय रुपए का मूल्य गिर रहा है, तो भारतीय रुपए का मूल्य गिरने के लिए भी तो वही लोग उत्तरदायी हैं। तो भारतीय रुपया मजबूत तब होगा जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अर्थात हम यदि अपनी अर्थव्यवस्था को इंटरमीडिएट गुड्स का एक हब बनाते हैं, और वो हमारे पास में अवसर उपलब्ध है, क्योंकि चाइना से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर अब धीरे धीरे वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं। उनके लिए भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, वो चाइना ने फूड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं किया, उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अट्रैक्ट किया। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां से एग्जिट हो रहा है। अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे आता है तो उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से हम लाभ उठा सकते हैं। अब मथुरेश ने शुरुआत में चर्चा की कि FII है, उसके बाद में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो अब इसको मैं संक्षेप में बता दूं कि जब एक हम कोई सी भी कंपनी फ्लोट करते हैं तो उसमें कुछ पूंजी जो रहती है, मुश्किल से 10% या 5% की जो पूंजी रहती है, जो उद्यमी रहता है वो अपने पास से लगाता है। बाकी पूंजी जो रहती है वो बाजार से जुटाता है, अर्थात पूंजी बाजार से वो पूंजी जुटाता है। वो शेयर इशू करेगा, तो वो शेयर जो रहते हैं वो लोग खरीदते हैं, तो उनमें से कुछ संस्थाएं भी शेयर खरीदती हैं। तो जैसे विदेशी बैंक हैं या विदेशी लोन देने वाली कंपनियां हैं, वो भी वो शेयर खरीदती हैं। तो वो जो रहते हैं शेयर, उनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, जिसको FIE कहा जाता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस बात को लेके अपना निवेश करते हैं कि उस निवेश के ऊपर उनको यूरोप या अमेरिका के मुकाबले में क्या इंडिया में ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब अगर शेयर मार्केट बढ़ता है, कैपिटल मार्केट बढ़ता है, तो लॉन्ग टर्म में उनको करीब करीब 8% या 9% के आसपास का उनको मुनाफा होता है। तो वो अपना जो सरप्लस अमाउंट जो रहता है उनके पास में, वो कैपिटल मार्केट में लेके आते हैं। साथ ही साथ में वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो किसी जैसे एक कंपनी का हमने शेयर लिया तो वो सिक्योरिटी कहलाती है। जब बहुत सारे कंपनियों के शेयर को हम एक साथ मिलाते हैं तो वो पोर्टफोलियो बनता है। तो किसी कंपनी में 18% का रिटर्न मिलेगा, किसी कंपनी में 2% का रिटर्न मिलेगा। तो जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उस पोर्टफोलियो से हमको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो यदि दिस इज ग्रेट, अमेजिंग, एक्चुअली आई कंप्लीटली एग्री जो आप बोल रहे हैं। थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा और लाइट देने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन एक्सपोर्ट हम लोगों ने तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, बट इफ यू वांट टू ब्रिंग योर गुड्स एक्चुअली एट द पार्ट सो दैट यू कैन एक्सपोर्ट इट, what are the measures which we are taking or Indian government is taking so that you can export those product and earn the foreign currency also, right? तो उस संबंध में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस संबंध में अगर चर्चा करें, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो इंडियन आपके जो स्टॉक एक्सचेंज का रोल है
वो बहुत बड़ा रोल है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और उसका परसेंट को बढ़ाने में और इंडिया में होल्ड करने में। पर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए ताकि वी कैन एक्सपोर्ट दिस एंड वी कैन अर्न डायरेक्ट फॉरेन करेंसी आल्सो एंड इंक्रीज द ऑफ कोर्स फॉरेन रिजर्व। ओके, क्योंकि आपने ये भी बोला कि हम लोगों के पास लेबर मार्केट बहुत ज्यादा है एक्चुअली पेंसे जी, और यूथ जो है का नंबर बहुत ज्यादा हाई है, तो उसमें क्या रोल हम लोगों को प्ले करना चाहिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आर वी कंडक्टिंग एनी सच काइंड ऑफ वर्कशॉप टू ट्रेन अवर ओन वर्कफोर्स कि फ्यूचर में अगर वो लोग बाहर चले भी जाए, तो चाइना ने किया है कि एक बार फॉरेन इन्वेस्टर्स वहां से अलग हो भी गए तो दे गॉट होल्ड ऑफ द टेक्नोलॉजी और उनके पास वर्कफोर्स वाज ऑलरेडी ट्रेन्ड एंड दे हैव कैप्चर्ड द होल वर्ल्ड मार्केट। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो चाइना की टेक्नोलॉजी है, चाइना की टेक्नोलॉजी इज ए कॉपी टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट ए R&D टेक्नोलॉजी। ओके, तो R&D टेक्नोलॉजी के लिए वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? डू वी हैव द कैपेबिलिटी फॉर R&D टेक्नोलॉजी? आ रहा हूं मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है तो मेरे को समय का भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आपने बताया कि देखिए, why the value of rupee is falling? Because there is less demand of rupees in the world market. Yes. The moment the demand for rupee will start to increase, automatically the value of rupee will also increase. That is the first thing. Now, how to boost export? Whenever you are entering into international market, you have to face a lot of competition from the producer of developed world. The speciality of intermediate good is like that, because the cost of the intermediate good, if you are in position to produce the intermediate good at lower cost, then you can enhance the export. क्योंकि हमारे पास में क्या है, श्रम बहुत सस्ता है और यदि हमको पूंजी मिल जाती है तो हमारे पास में SME जो है, एक बहुत अच्छी मात्रा में हमारे पास में SMEs हैं। तो अगर हम इसको करें, लेकिन क्या परेशानी आती है? एक ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों? ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? अड़ंगे लगाती है हर काम में। और दूसरा क्या होता है कि रोल ऑफ अपोजिशन। दूसरे कंट्री में क्या होता है कि अपोजिशन नेवर अपोज राइट थिंग। Absolutely, you're right. Yeah. But in India, opposition means the opposition should always oppose each and every decision of the government. ठीक है? जैसे क्या है कि अब आपको फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगानी है तो आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी। हुआ क्या? बंगाल में नंदीग्राम में टाटा की जो नैनो की फैक्ट्री थी, टाटा ने लगाई, वो वहां पे फैक्ट्री चलने नहीं दी गई, तो वो फैक्ट्री को वहां से ट्रांसपोर्ट करके गुजरात ले जाना पड़ा। तो अब ये लगाइए कि एक इन्वेस्टर अगर वहां पे अपना पैसा लगाना चाहता है और अगर वहां पे अगर उसको वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसका नतीजा वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के रूप में आएगा। तो समस्या ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जब लोग पावर में रहते हैं, जो उनका वर्जन रहता है, जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो ठीक उसका उल्टा हो जाता है। सो जो कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द पॉलिसी, that's amazing. That is I completely agree on that one, because second thing, the policy should be prepared from the long term point of view. हमको जो FDI की पॉलिसी बनाना है, वो पॉलिसी ये बनाना है कि हम कैपिटल गुड सेक्टर में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेंगे जितना अच्छा। फिर दूसरा क्या है कि उसका पार्टिसिपेटरी नेचर क्या होगा? पार्टिसिपेटरी नेचर ये होगा कि हम 49% से ज्यादा उनको दे दें, तो नतीजा क्या होगा? 49% से ज्यादा अगर उनको हम दे देंगे तो मैनेजमेंट के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा। दे कैन यूज बेटर HR प्रैक्टिस, बेटर फाइनेंशियल प्रैक्टिस, बेटर मार्केटिंग प्रैक्टिस, बेटर IT प्रैक्टिस। दैट्स अमेजिंग। पेंसे जी, अगर ये फॉरेन जो आपके इक्विटी है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी है, देखिए ऐसा है कि जब भी हम कोई सी फर्म लॉन्च करते हैं, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर दो हिस्से बनता है। एक होता है डेब्ट और एक होती है इक्विटी। इक्विटी माने जो पूंजी जो लगाई जाती है वो ओनर्स कैपिटल है। ओनर्स कैपिटल के अलावा पब्लिक इश्यू है, उसके अलावा फिर हम
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू करते हैं, वो सब मिलके इक्विटी बनती है। तो जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में का एक भाग रख लिया जाता है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट इज नोन एज द रिटेन अर्निंग, और बाकी जो भाग रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। तो जब हम अर्लियर स्टेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं तो हमको रिटेन अर्निंग ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि हमको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चलना है। तो इनिशियल स्टेज जो रहती है उस स्टेज में हमको बहुत ही कम डिविडेंड हम दे पाते हैं, लेकिन वो डिविडेंड का जो परसेंटेज रहता है वो कभी नेगेटिव रेट नहीं रहती उसकी, हर साल वो रेट इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि वो कैपेसिटी एक्सपांशन होता चला जाता है। तो वो कैपेसिटी एक्सपांशन जब होता चला जाता है तो उसका नतीजा होता है, जैसे हमने ड्रग एंड फार्मा के सेक्टर में किया। आज इंडिया जो है ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स में पूरे वर्ल्ड को वो दवाइयां सप्लाई करता है। हमने ड्रग एंड रिसर्च के फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी आज हमारी बन गई कि आपको याद होगा जब वो कोरोना की पहली वेव आई रही तो अमेरिका को भी रेमडेसिविर के इंजेक्शन इंडिया से सप्लाई किए गए। तो ऐसे बहुत आज वर्ल्ड में कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए अगर वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी अगर वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास में है मास लेवल के ऊपर, तो वो सिर्फ कैपेसिटी इंडिया के पास में है। बाकी कोई कंट्री इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको भले लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी कहें या कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके जो होना चाहिए, एक हमारी क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए कि हम कौन कौन से सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे। मेरे हिसाब से जो कैपिटल गुड सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर में हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 75% अलाउ करना चाहिए। कुछ जगह अलाउ हुआ है, कुछ जगह ये ग्रेजुअल काम चल रहा है। उसके बाद में इंटरमीडिएट गुड सेक्टर में यदि हम 100% फॉरेन पार्टिसिपेशन भी अलाउ करते हैं तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे उससे। क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के बीच में बिल्कुल एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। मैंने एम्पिरिकली मैंने स्टडी की है, उसमें मैंने पाया है कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग। so that is there. Now फॉरेन एनी इन्वेस्टमेंट, पहली चीज तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में अंतर होता है। माने निवेश और सट्टेबाजी। जो लोग ये सोचते हैं कि आज हम शेयर बाजार में पैसे लगा देंगे और 2 महीने बाद प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सट्टेबाजी। लेकिन आज जो हम पैसा लगाएंगे वो पैसे का 9 साल या 10 साल बाद हमको रिटर्न देखने मिलेगा। आज अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो चूंकि फॉरेन के पास में टेक्नोलॉजी बेहतर है, तो टेक्नोलॉजी बेहतर होने के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती चली जाती है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी कम होती चली जाएगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अब उस प्रॉफिटेबिलिटी का यूज आप आपकी कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बेटर ऑप्शन है फॉरेन लोन लेने के मुकाबले में। फॉरेन लोन इतना कम से कम करते चले जाएं, और साथ ही साथ में हमको उन फॉरेन कंट्रीज के साथ में जो हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी के अलावा हमको हमारे देश में जो फंडामेंटल रिसर्च रहती है, फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर जो अभी जीडीपी का 3% पैसा खर्च होता है, उसको बढ़ा के लगभग अब हमको 7% 8% करना पड़ेगा जब हम वो फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर। क्योंकि देखिए आज असल में ऐसा है, एक वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है हमारे पास में। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में वी आर अंडर द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आज हमने विदेशों के जो सैटेलाइट है उसको अपने इधर से लॉन्च करते हैं। इंडिया ने 114 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। एक समय ऐसा रहा कि हम फॉरेन की वो नहीं बना पा रहे थे, हमने अपनी मंगल ग्रह तक मिशन मंगल वो चल रहा, पिक्चर भी आप लोगों ने देखी होगी। तो पिक्चराइजेशन एक अलग चीज है, लेकिन टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड। सो इफ वी कैन डू इन वन फील्ड, सिमिलरली अनदर फील्ड इज द नॉलेज केपीओ इंडस्ट्री। आपके अमेरिका से, अब अमेरिका में तो सवेरा हो वहां पे हो गया, तो वहां पे अब ऑफिसेस खुल गए हैं, तो वहां से बहुत सारी डाटा हमारे इंडिया में आते हैं, और उस डाटा की एनालिसिस करके सवेरे मैंने अब वहां पे काम शुरू हो रहा है, तो वहां पे हमारे पास में करीब सवेरे डेटा आ जाते हैं
दिन भर के अंदर वो डेटा प्रोसेस करके शाम को हम लोग भेज देते हैं। तो नॉलेज प्रोसेस इंडस्ट्री जो है, केपीओ और बीपीओ, इनकी ग्रोथ रेट ट्रेमेंडस रही है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमने जितनी प्रगति की है वो उसके तुलना वर्ल्ड में हम कोई कंट्री हमसे नहीं कर सकती है। लेकिन हार्डवेयर के क्षेत्र में हम नहीं कर पाए। अगर हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अगर हमने उतनी प्रगति की होती तो मेरे ख्याल से आज टेक्नोलॉजी का, हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का हमारा मोनोपोली होता। तो होता क्या है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कभी भी इस तरीके से नहीं बनाई जाती कि उससे इस पार्टी को फायदा हो रहा है या उस पार्टी को। रोड चाहे कोई सी भी राजनीतिक दल बनवाए, उससे फायदा देश को होता है। आज हमारे देश की आवश्यकता है कि हम एक्सप्रेसवे का निर्माण करें। अगर एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हम फॉरेन पार्टनर को बुलवाते हैं और उससे यदि हम एक्सप्रेसवे तैयार कराते हैं और अगर हम उस एक्सप्रेसवे 10 साल के लिए टोल देने के लिए उसको फ्री कर देते हैं, तो 10 साल के बाद जो सड़क मिलेगी वो तो हमको मिलेगी, उसका यूज तो हम करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यदि हम विदेशी निवेश बुलाते हैं, यदि हम पूंजीगत वस्तु के क्षेत्र में विदेशी निवेश बुलाते हैं, तो ऐसा करने से जो आने वाले समय में माने इसका कम से कम 10 साल बाद जो हमको असर देखने मिलेगा, वो हम ये कह सकते हैं कि अगर साइज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखें तो नो डाउट वी विल बी अमंग द टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मे बी द टॉप 1 आल्सो। सो these are some of the issues. नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। What happens for that? You have to believe on your talent. हमारे इधर से ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? Because we don't believe in our talent. हमारा एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है हमारे भारत देश के व्यक्ति का जो विदेश में गया हो और असफल होकर लौटा हो। एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। अगर वो विदेश में जाके बहुत अच्छा काम कर सकता है तो उसको हम वो साधन यहाँ पे उपलब्ध कराएं, वो यहाँ पे भी अच्छा काम कर लेगा। तो ये जो चीजें रहती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को हमेशा एक होलिस्टिक दृष्टिकोण से हमको देखने की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा है कि ऐसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको अपने देश में कभी नहीं बुलाना चाहिए जो हमारे उपभोग ढांचे को नष्ट करता हो, जो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाए। वो ऐसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको वेलकम करना चाहिए। लेकिन जो हमारे उपभोग ढांचे को नष्ट करता हो, ऐसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा बैन कर देना चाहिए। बिकॉज वी आर नॉट फॉर द से चैरिटी ऑफ अदर्स। हम चैरिटी के लिए नहीं बैठे हैं। हमको किसी मामले में बर्गर और पिज्जा बनाने वाले कंपनियों की आवश्यकता नहीं है, ना कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाले कंपनियों की आवश्यकता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुलाते समय अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में आता है, अधोसंरचना के क्षेत्र में आता है, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन के क्षेत्र में आता है, तो ऐसा करने से हमारी अर्थव्यवस्था जो है, उस अर्थव्यवस्था को इससे हमको लाभ होगा। हालांकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर तो घंटों बोला जा सकता है और वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैंने चूंकि छात्रावास को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सहज शब्दों में ये मैंने इसको बताने की कोशिश की है। हमारे साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जूनियर तो जुड़े हुए हैं। अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो मैं उसको जरूर दूर करने का प्रयास करूंगा, अन्यथा मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत ही सरल शब्दों में सर आपने बहुत सारी चीजें कह दी। बिल्कुल, अरे कहने का, और शुक्ला सर ने भी काफी उसे कैटलाइज किया। जैसे एफडीआई हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, उसी तरह सर ने किया। और सर जैसे इसमें बताते इक्विटी, सर ने इक्विटी कैपिटल की बात की, री इन्वेस्टमेंट अर्निंग की बात की, कंपनी लोन्स की भी आपने बात किया। सर इसमें जो ये एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई, मतलब व्हिच वन इज बेटर फॉर अस फ्रॉम द फॉरेन कंट्री? कौन सा ये ठीक है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये सब कंपोनेंट हैं जी। हमको पोर्टफोलियो की भी जरूरत पड़ेगी, हमको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, हमको मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। सो वी हैव टू डिसाइड अबाउट द ऑप्टिमम मिक्स, एंड दैट ऑप्टिमम मिक्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट विल बी द फ्यूचर सिनेरियो, how much rate of return we are expecting, in what way it is going to contribute to our economy, in what way it is going to reduce the
capital cost. So lot of things are involved. So a straightforward answer is not possible. But yes, all the type of investment are essential. Now it is from where it is coming, and whosoever is inviting, they must take the decision carefully, because it is a double sword. It can cut your throat also. Yeah. That is So, why now Indian government has changed some rule, na, sir? That's why a proper care is also essential. But if you keep a proper care and vigilance over it, so then definitely FDI is beneficial. सर ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या मतलब दो चीजों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? नहीं, जैसा मैंने बताया ना कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करते, जैसे मान लीजिए कि 15 कंपनियां हैं, अगर 15 कंपनियों के आपने शेयर खरीदे, एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो अब उसमें से ऐसा है कि कोई कंपनी ऐसी होगी जिसका गेस्टेशन पीरियड लंबा होगा, कुछ का गेस्टेशन पीरियड छोटा होगा। तो जब फॉरेन वाले जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ये देख के करते हैं कि वो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं कि कहीं से हमको 8% इन्वेस्ट रिटर्न मिलेगा, कहीं से 2% मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्वेस्टमेंट अगर आपको 8% के आसपास मिल रहा है, दैट इज रियली वेरी हैंडसम इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो कहलाता है, वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये रहता है कि जो चैनल हम लेके आते हैं, उस चैनल में हमको जो एंट्री रहती है वो एंट्री फ्री रहती है। जो जहां पे फ्री एंट्री रहेगी वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो गवर्नमेंट की उसमें किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती है, उसमें उन लोगों का डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। डायरेक्ट बना ऐसा है कि जैसे हिमदत्त मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हिमदत्त कर सकते हैं। अगर वहां पे गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं, विल बी ए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का है तो पोर्टफोलियो हो गया। थैंक यू सर। उसमें गवर्नमेंट अगर कंट्रोल है तो राइट जी। अब हम लोग सर अपने जो ऑडियंस हैं, इन लोगों के जो श्रोतागण हैं, इनके मन में जो कुछ शंका है, एफडीआई को लेके सवाल हैं, समझ में आया है तो भी होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं समझ में आया तो और ज्यादा सवाल होंगे। क्योंकि सर ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके था हम लोगों में। तो एनीवे, अमर कौन कुछ कहना चाह रहा है? जी सर, मैं निवेदन करना चाह रहा था सर, बहुत अच्छे से तो समझ में आ गया है सर। एक दो शब्द और मैं जानना चाह रहा था, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और सर ये बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, तो क्या ये सही है कि केवल ये इसके बारे में 2 चीजें और जानना चाह रहा था। नहीं, एक तो आपने फॉरेन रिजर्व के बारे में बोला, दूसरा क्या बोला? दूसरा ये बोला उन्होंने कि एक तो फॉरेन रिजर्व और टोटल हाउ मच बिग इकोनॉमी इंडिया हैज राइट नाउ, हाउ मच डेब्ट इकोनॉमी। No, big economy. India is currently, I believe, $3.7 trillion economy. And in 2024-25, it is going to reach 5 point something, and definitely it is slowly climbing up actually. So that's true. देखिए, जो फॉरेन रिजर्व की बात हुई, विदेशों से जो कुछ भी हमारे पास में पैसा आएगा वो फॉरेन करेंसी में ही आएगा। अच्छा, इस समय फॉरेन रिजर्व कितना स्टैंड कर रहा है बैंक से सर? नहीं, अब मेरे को उसका एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, मनीष क्योंकि पढ़ता रहता है, मनीष को एग्जैक्ट मालूम होगा। अच्छा, लेकिन हमारे पास में मोटे तौर पे मैं बता सकता हूं कि हमारे पास में लगभग 2.5 या 3 साल का फॉरेन रिजर्व है। अच्छा, मैंने दैट इज क्वाइट ए हैंडसम अमाउंट। हाँ नहीं राइट, क्योंकि फॉरेन रिजर्व एक ऐसा एक मुद्दा है जिसको देख के जो एफडीआई होता है, मेनली फर्स्ट दे लुक एट द एफडीआई फॉरेन रिजर्व, और उसके बेसिस पर वो लोग अपना मन बनाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, इंडिया में जो एफडीआई आ रहा है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत हेल्दी है। अच्छा, क्योंकि मैंने फॉरेन रिजर्व होने का मतलब क्या है कि यू आर हैविंग ए कुशन, राइट, बिकॉज ऑलवेज देयर इज ए चांस ऑफ बैंक्रप्सी। पक्का, हाँ, ठीक है। इफ फॉरेन रिजर्व इज हेल्दी देन इट वर्क एज ए कुशन फॉर दैट। सर सुनने में आया था सर 2015 में हम लोगों ने चाइना और अमेरिका को भी एफडीआई में पीछे छोड़ दिया था। इतना ज्यादा हिंदुस्तान में एफडीआई आया है भारत देश में। और अभी तो सर
जैसे मैं पढ़ रहा था सर एक जगह, तो उन्होंने बताया कि लगभग 2020 में अप्रैल से अगस्त के दौरान 35 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई आया था सर, जिसके कारण काफी मतलब ये चर्चा में आया। नहीं देखिए, असल में क्या होता है कि एफडीआई जो यूएस डॉलर के टर्म में आता है तो वो ऐसा पूरा का पूरा अमेरिका से नहीं आता है जी, राइट, ठीक है। मेरे जैसे अब एक मॉरिशस जैसा देश है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो रहते हैं वाया मॉरिशस इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस तरीके से कंट्री सिंगापुर है। तो ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल टोटली फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो यहाँ पे इनके थ्रू करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। जो विवाद का विषय बनता है वो विवाद का विषय बनता है कि हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में आ रहा है। जो क्रिटिसाइज करते हैं वो इसी बात को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या हमको फूड प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, या मैंने ऐसा है कि जब हमारे देश में एक हेल्दी फूड सिस्टम ऑलरेडी है, सदियों से चला आ रहा फूड सिस्टम है, तो क्या उस फूड सिस्टम को हमको रिप्लेस करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? क्योंकि क्या होता है कि इसका आंसर जो है, हालांकि इसको हम टोटली बैन नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हमको बाहर से ये चीजें अलाउ करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम इसको बैन कर देंगे तो हम जो बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर दूसरी कंट्री भी बैन कर सकती है। इसलिए कुछ प्रपोर्शन हमको रखना पड़ता है इसका। जैसे मैंने अभी बहुत सारी ये वैक्सीन के संदर्भ में बात आई कि जब मैंने भारत में वैक्सीन की जरूरत थी तो विदेशों को वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट की जा रही थी। देखिए, हमने वैक्सीन का लाइसेंस लिया है बनाने का, तो जब वैक्सीन का हम लाइसेंस लेते हैं तो हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट रहते हैं कि जो कुछ भी हम प्रोडक्शन करेंगे उस प्रोडक्शन का इतने % हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो हमको वो कमिटमेंट भी निभाने की जरूरत रहती है। तो ऐसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ में भी रहता है। तो जहां से हमको ये चीजें मिलती हैं तो अब हम देश में कर रहे हैं। जैसे मैंने बहुत सारी कारों का निर्माण हम करते हैं, उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशों में जो जाती हैं, तो वो हमारी जो कंपनियां हैं वो विदेशों में बहुत ज्यादा काम करती हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं। जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे पेट्रोलियम के क्षेत्र में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, अफ्रीका में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो बहुत जगह हमारा भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो आखिर ये इन्वेस्टमेंट तभी तो हो पाता है ना जब हमारे पास में एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ना शुरू हो। तो एक्सपोर्ट अर्निंग भी बढ़ रही है। जो पहले किसी जमाने में हमको इंपोर्ट करने के लिए जो टोटली जो कर्ज लेना पड़ता था, अब कम से कम हम उस समस्या से बाहर निकल चुके हैं। अब जो हम कर्ज चुका रहे हैं वो कर्ज हम वो चुका रहे हैं जो आज के 40 साल 50 साल पहले गवर्नमेंट ने लिया था। वर्तमान में हम किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं ले रहे हैं। लेकिन सर उन लोगों का एकाधिकार तो होता जा रहा है हमारे संसाधनों पर। नहीं, कुछ तो हम लूज कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा है, देखिए अब जैसे मैंने ऐसा है कि एक सेक्टर आता है एनर्जी का। यस अनिश। अब एनर्जी के सेक्टर अगर हमको क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी अगर कहीं से मिल रही है, उसके लिए यदि अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर हम बुलवाते हैं तो उससे किसका फायदा होगा? भारत का ही फायदा होगा जी। आपको मालूम है कि भारत में 15,000 टन गोबर सिर्फ कंडों में खाद दिया जाता है। अगर इसका उपयोग अगर हम बायोमास के लिए डेवलप करने के लिए करें तो कितनी बड़ी संख्या में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। पूरे देश में अर्बन एरिया में सैकड़ों सेप्टिक टैंक बने हुए हैं जहां से हम बायोगैस निकलती है, उस बायोगैस का एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुलाते हैं तो कहां से एकाधिकार हो जाएगा? और टेक्नोलॉजी में चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी में चेंज होता रहता है तो लोग हमेशा जो पुरानी वस्तुएं हैं उसके बदले में नई वस्तुएं लेते रहते हैं। ओल्ड चीजें जो है ऑक्सीडेट होती चली जाती है। जैसे पहले बड़े बड़े टीवी आते रहे, पहले सबने वही टीवी खरीदे, अब TFT टीवी आने लगे, LED टीवी आने लगे, तो घरों में वो टीवी लगना शुरू हो गए। पहले जो कंप्यूटर सिस्टम रहे हैं, लैपटॉप नाम की कोई चीज नहीं रही, डेस्कटॉप रहा है, जो कुछ रहा है,
अब जगह जगह लैपटॉप आ गए, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। पहले मैंने कुछ केबी या एमबी की कैपेसिटी रहती रही, उसमें हम लोग खुश रहते रहे। अब टीबी की कैपेसिटी आने लगी है, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन ऐसा है कि ये जितने सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स से हमको इंटरलिंकेजेस जो रहते हैं, इनको टैप करने की आवश्यकता रहती है। तो इनको अगर हम टैप करते चले जाएंगे, और जो देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि अगर हम इसका विश्लेषण तटस्थ होकर करें, अगर मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट गलत अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुला रही है, उसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन जो सही बुला रही है, जो कांग्रेस ने भी सही में बुलाया, उसकी हम तारीफ भी करते हैं। तो एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, if right step is taken by the government, I will always appreciate it. And if a wrong step is taken, I will criticize it, irrespective of whosoever is in the power. ये प्रोफेसर मनीष कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर पूछना नहीं चाह रहा हूँ मैं, सर का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि इतने अच्छे से उन्होंने बताया। अगर आप दोनों की, मथुरेश सर की और प्रिंस सर की अगर परमिशन हो तो कुछ नेट से मैंने उतारा हुआ था जो इस विषय के कंटिन्यूटी को बनाएगा, तो मैं अगर अपलोड करके दिखाऊं अगर प्रिंस सर, अगर आप अनुमति दें मथुरेश सर। नहीं, मैंने तो मथुरेश से बोला भी रहा, मैंने कहा मनीष शर्मा और अखिलेश को भी ज्वाइन कराओ। मैंने कहा ये दोनों लोग, क्योंकि अभी क्या है ना, इन लोग करंट में टच में रहते हैं जी। हमारा तो मैंने क्या है, जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल है, हम कंटिन्यू करेंगे। मनीष मैं 2 मिनट केवल एक फिगर ही दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं दिखा रहा हूँ सर, केवल फिगर आपको दिख रहा होगा। अभी तक जो सर ने कहा कि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अंडर डेवलप कंट्री या जो अनडेवलप्ड कंट्री वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लाले रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं, आप अगर फिगर देखेंगे तो ये ग्रीन वाला जो है ये डेवलप कंट्री का है। वर्ल्ड टोटल में डेवलप कंट्री में जो एफडीआई का इनफ्लो हो रहा है वो सबसे ज्यादा है, 643 ये देख रहे हैं। और ये घटा जरूर है, लेकिन आपको इससे दिख रहा होगा कि इसका फ्लक्चुएशन हर एक से ऊपर, टोटल जो ऊपर वाला है, बीच वाला जो है वो डेवलप कंट्री के लिए है, और नीचे वाला जो सैफ्रॉन में है या येलो में वो डेवलपिंग कंट्री के लिए है। और दूसरा ये देखेंगे कि कंपेरिजन अगर 19 और 18 में देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट में 0.1% घटा है। सिंगापुर स्टैग्नेंट जैसा है, चाइना सिंगापुर में बढ़ा है, ब्राजील में बढ़ा है, यूनाइटेड किंगडम घटा है, चाइना में तेजी से बढ़ा है, इंडिया में भी बढ़ा है। सॉरी, चाइना में घटा है, इंडिया में बढ़ा है। ये जो डार्क वाला है ये लेटेस्ट डेटा है। तो चाइना जो जिसको हम लोग बहुत बड़ा खतरा, वहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनकी नीति के कारण घटा है। ये एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, क्योंकि हमारे तरफ डाइवर्ट होगा। जो एफडीआई है वो चाइना में जो घट रहा है या जो दूसरी जगह यूनाइटेड किंगडम में जो घट रहा है वो हमारी तरफ डाइवर्ट हो सकता है। दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाना चाह रहा था, स्टेट वाइज भी हम लोग को समझना चाहिए कौन सा स्टेट जो है सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे 32% जो टोटल इनफ्लो है वो गुजरात में है, और इसमें हमारा मध्य प्रदेश कहीं भी नहीं है। यूपी में 1% आ रहा है, वेस्ट बंगाल में 1% आ रहा है। बाकी तो हम जैसे जो स्टेट है जिसके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं, हमको अपने प्रदेश में भी सोचना चाहिए किस तरह से हम एफडीआई को अट्रैक्ट करें और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। दूसरा जो हम सोचते हैं कि किस तरह के सेक्टर्स में ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आप देखिए सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, फिर कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन। तो जो कंज्यूमर गुड्स की बात जो शुरुआती दिनों में थी, अभी ये पिछले 6-7 साल में बदल गया है, सिनेरियो पूरा बदल गया। अब ये देखिए जो इनफ्लो जो है वो मेजर जो प्रोडक्टिव सेक्टर है वहां पर आ रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जो इनकम जनरेट करेगा। मैं इसी बात को ऐड करना चाहता पेंटर सर ने जो बातें कही उसमें, और थैंक यू वेरी मच ये मौका देने के लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जैसे आपने कहा ना चाइना में घटा है, तो जहाँ तक मेरा मानना है चाइना में प्रोफेसर मनीष, ये जो 1997 तक हांगकांग यूके के अंडर में था। जब उनका 100 साल की लीज, 99 ईयर्स की लीज पूरी हो गई, तो 1997 में यूके ने हांगकांग को दे दिया चाइना को, जिसके कारण बहुत सारी कंपनी वहां से निकली, अब वो जाके दुबई में गई है। वो हिंदुस्तान में आ सकती थी, मतलब एक ऑप्शन था हमारे पास कि इंडिया में उन्हें हम रोक सकते थे। अभी भी फिर यूके ने 50 साल के लिए एक टाइम लिया है कि जो हांगकांग में कंपनियां हैं जो एक साथ नहीं निकल सकती, तो चाइना 50 साल बाद 100% हांगकांग को टेक ओवर कर लेगा। तो अभी 2047 तक का चांस है, वहाँ बहुत सारी कंपनी वहाँ से निकलेंगी, तो वो जो बची खुची कंपनी है वो अपने इंडिया में आ सकती है। इस कारण से वहाँ जो एफडीआई थोड़ा मैं इसमें डिफर करता हूँ मधुरेश। ऐसा है कि जो चाइना से भागेगा वो हमारे इधर आएगा, इस थ्योरी के ऊपर हम कभी काम नहीं कर सकते जी। ठीक है, हमारी जो मैंने स्ट्रेंथ है, हमको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हमेशा काम करना पड़ेगा।
कि हमारे पास में ऐसा क्या है जो दूसरे देशों में नहीं है। जी। तो जब हम उसको फोकस करके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, जैसे मैंने ऐसा है कि चाइना में टोटली मैंने तानाशाही रही है, उसके बाद भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। अब जैसे मनीष ने अभी बात की कि एमपी में नहीं आया है, तो भाई जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना जी। जब तक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि भाई उन लोग देखिए, उन लोग फॉरेन का कोई भी निवेशक समाज सेवी नहीं है जी। वो लाभ कमाने के लिए आ रहा है। अगर वो लाभ कमाने के लिए आ रहा है तो आपको वैसा उसको वातावरण निर्मित करके देने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे बिजली नहीं रहती, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। पहले एक समय में तो ये होता रहा है कि सड़कें इतनी खराब थी कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, यही नहीं पता चलता रहा मध्य प्रदेश में। बिजली चली जाती रही तो यही पता नहीं रहता रहा कि कब लौट के आएगी। पिछले कम से कम 15-16 साल में बिजली में सुधार आया, सड़कें सुधरी हैं। पिछले मैंने कम से कम 5 साल के दौरान मध्य प्रदेश में सड़कें सुधरी हैं, लेकिन अकेले सड़क सुधरने से नहीं आएगा। जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। रेड कारपेट बिछाने से या वो जो इन्वेस्टमेंट सबमिट करने से इन्वेस्टर नहीं आते हैं। सर अभी चेंज किया है, लेबर लॉ में भी काफी हिंदुस्तान ने चेंज लाया है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली भी होनी चाहिए। यहाँ लेबर जो यूनियन है बहुत ही मतलब निगेटिविटी की ओर ले जाती है, और चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। तो भी नहीं, चाइना में तो आप विरोध कर ही नहीं सकते जी। आपको फैक्ट्री में काम करना है, मैंने करना है। फैक्ट्री फ्रेंडली हुए ना वहाँ सर। नहीं, फैक्ट्री फ्रेंडली की बात नहीं है। ये फैक्ट्री यहाँ लगेगी, अगर ये यहाँ पे गांव पड़ रहा है तो गांव खाली करो और जाओ जहां जाना है। सरकार आपको यहाँ पे जगह दे रही, जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो गोली मार दी जाएगी। तो वहां की बात अलग है। सर यहाँ भी काफी चेंज आया है अभी लेबर लॉ में। जैसे मैंने ऐसा है कि मैं हरियाणा का एग्जांपल लेता हूँ। 71 के पहले हरियाणा बिल्कुल बैकवर्ड रहा। जो फरीदाबाद और दूसरे जो एरिया डेवलप हुए, गुड़गांव डेवलप हुआ, बंसीलाल ने डेवलप किया, तो इंडस्ट्रियल बेल्ट वहां पे बना, तो एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पे। तो मध्य प्रदेश में अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो आपको वो इन्वायरमेंट डेवलप करना पड़ेगा। साधु सर कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? वो तो सुन गया। Anyone else? DP Patel sir, is there any question or any query? Patel sir, MB Patel sir. नहीं, पंडित जी ने बहुत काफी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है, काफी कुछ समझ में आया है। अदरवाइज टेक्निकल फील्ड वालों को इतना समझ में आता नहीं है दरअसल। ठीक बात है। थैंक यू पंडित जी। ग्रेट। तो इसके पहले हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने डॉक्टर इतीश को बुलाए। इसके पहले मैं अपने आज के चेयरमैन प्रोफेसर हेमदत्त शुक्ला सर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड USA से हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर आज की मीटिंग के बारे में 2 शब्द कहें। तो आदरणीय शुक्ला सर। शुक्ला सर, हेमदत्त शुक्ला सर, मेरे ख्याल से सर ऑफिस में है। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज अनम्यूट करें। अभी हुए नहीं सर, अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ जी। नाउ ओके। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, और अभी ये सेशन FDI हम चलाएंगे सर अभी 1-2 हफ्ते। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह लोगों को ना समझ में आ जाए जब तक ये बिल्कुल। अरे राइट जी जी सर। राजेश सर कोई क्वेश्चन है? जायसवाल सर। हाँ, नहीं मतलब भाई बात यह है कि थैंक यू पेंसिल सर, वास्तव में इतनी सहजता से आपने चीजों को बतलाया है। कुछ क्वेश्चन करने के लिए मेरा व्यक्तिगत अपने लिए मानना ये है, जब मैं इसको अलग से और अध्ययन करूंगा उसके बाद उसे जाऊंगा। अभी तो सबसे पहली चीज ये है कि नेक्स्ट टाइम के लिए सर क्वेश्चन रेडी रखिए। FDI हम नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे होपफुली। तो शुक्ला सर प्लीज। हाँ बोले मधुरेश, बाकी तो पेंसिल जी ने बोल दिया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि it really needs very thorough discussion and address some of the key issues in foreign investment and
what are the factors which are opposing the foreign investment and how Indian government can facilitate it. तो मैं क्या करूंगा briefly, I'm going to present some data actually, and पेंसे जी please interrupt me and ask me the questions, और हम लोग इस बात को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से डिस्कस करेंगे. और जैसे पेंसे जी ने बोला, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली आज उन्होंने, कि निवेश में कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम लोगों को बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, और वन ऑफ द बिगेस्ट एरिया इज फूड सेक्टर एक्चुअली. एंड दैट फूड सेक्टर, यू डोंट वांट टू इनवाइट दीस कंपनीज व्हिच आर प्रोड्यूसिंग अनहेल्दी फूड एंड दे आर एनकरेजिंग टू हैव पिज्जा एंड पेप्सी. यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, तो उन्होंने क्या किया कि एक स्कूल विजिट किया, और यहाँ पे एक स्टडी चल रही थी कि करीब 15 स्कूलों में, कि जहां जहां पेप्सी कोला की मशीन लगी थी और जहां जहां उनके पेरेंट्स स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी देते थे, ये बात हाई स्कूल की है, तो जहां जहां पॉकेट मनी देते थे तो स्टूडेंट जल्दी जाते थे, तो वो लोग पेप्सी तुरंत गए स्कूल में और पेप्सी बॉटल खरीद लिया उन्होंने. तो जब 10-15 स्कूल की ये स्टडी सामने आई, तो उसमें पता चला कि जहां जहां ये मशीनें हैं वहां वहां ओबेसिटी बढ़ रही है स्टूडेंट्स में. धीरे धीरे ये पाया गया कि स्टूडेंट्स में डायबिटीज की शिकायत बढ़ रही है. तो वहां पर फिर जो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ये एडवाइस दिया कि बी केयरफुल, यू डोंट वांट टू पुट दोस मशीन्स इन द स्कूल वेयर किड्स आर गोइंग फॉर स्टडिंग एंड देन यू आर एनकरेजिंग दिस काइंड ऑफ फूड हैबिट्स, और उनको डायबिटीज से लेके ओबेसिटी एवरीथिंग हो रही है. तो जो पेंसे जी का पॉइंट है कि you need to give a selective opportunity for FDI, that is extremely important for India. तो वही उसी सिलसिले में पेंसे जी कुछ मैं शेयर करूंगा अपना स्क्रीन, और we will discuss it, and please ask me the question. Actually, I will highly appreciate it. Share the screen. Let me go back actually, पेंसे जी. आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं क्या? जी, it's visible. बिल्कुल ठीक है. तो मैं कुछ ही बातें बोलूंगा, और पेंसे जी ने तो has given a comprehensive account of foreign investment in India and do's and do not. However, क्या ऐसे factors हैं जो responsible हैं where we stand right now in foreign investment? If you compare with other Western countries, उसमें क्या situation? Let me close down the door of the office. तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी अपने साहू जी ने एक क्वेश्चन किया, हाउ बिग इज इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी इज 3.7 ट्रिलियन US$, जो अप्रोक्सीमेटली इज कमिंग क्लोज टू 180 लाख करोड़, which has surpassed right now France and UK and has become 5th in descending order. तो इतनी जो बढ़ती हुई जो इकोनॉमी है इंडिया की, और फ्यूचर जो FDI है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है to basically come and climb the ladder. However, still there are so many roadblocks actually in India. तो वही मैं बात बोलूंगा कि why FDI? What is FDI? और जैसे पेंसे जी ने बोला कि major non-debt financial investment which can uplift the growth, economic growth and development in India. What are the critical drivers actually for this economic growth? Jobs, technology, knowledge, and finally upliftment of our people. इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग FDI को इनकरेज करें और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में इनवाइट करें. However, there should be proper control when you are inviting any foreign investment. अच्छा, उसमें क्या है कि if FDI is there, these people actually, foreign investors, they always look certain conditions, certain favorable conditions. Number one, जो पेंसे जी ने बोला, number one is democratic system, which has the flexibility to take decisions, which has flexibility to pursue what you are doing. You don't have hard and fast rule that ye nahi hoga, wo nahi hoga. Number one, democracy. Number two, we have a very huge sector of youth upcoming actually in India. Wo youth, if it is properly trained. However, these youths are not well trained. जिसको हम लोग well trained workforce कहते हैं, वो अभी हम लोगों के पास शायद is very low percent. If Indian government can train that youth, actually it can generate a huge international basically demand, जो कि इंडिया में जो भी FDI जा रहा है, they can right away are able to work and take those jobs and give a high class products, and those high class products of course उनकी quality control आपके जो foreign companies हैं direct उसको करती हैं, और that way you can always enhance
export and consumerism or consumer use actually in India. So these are some of the very important things. These are the favorable conditions which India may have. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो बात मैं बोल रहा हूँ कि FDI टुडे इन इंडिया. मथुरेश, तुम्हारा एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन था कि आपने देखा कि this investment is increasing in India. So in 2019-2020, it was close to, I believe, $55 billion US. और 2021 में it is close to not exactly 70, but close to maybe between 65 to 70 billion US dollars. तो इसका मतलब है कि जो foreign direct investment है in India, it is going up. But the thing is that we need to make a proper use of that investment. You need to make the system streamlined. When a particular foreign investor is putting the application to have the foreign investment, right from 0 day, how many days and weeks it is going to take to get the final decision, so that these things are attracted to India, not going anywhere. Or as we know, the biggest right now, the biggest competitor in the world is China, number one. We know that China has been involved in attracting a lot of these funding. And I will say, because of the Indian policies, because of the untrained workforce, the hardware jobs, they left India and they propagated in China. And this is where we lost those hardware jobs, but we are still retaining the software jobs. और पेरेंट्स ने एक बात बोला कि using the resources, using the time frame when that in US is night, in India it is day, and most of these companies in Bangalore and Hyderabad are involved in this kind of business to some extent, maybe Indore, and all our MP actually those industries in MP should really take also part and encourage actually those kind of things, software-based data analysis, data entry operators, and this is how I think we can attract investment. If I say my city Jabalpur and my state MP and my country actually India. So we have to think that way. And I completely agree that we are going up. However, we can make it faster. This is the thing. NCG already presented this graph actually, that where the FDI is there. We know Singapore, we know US. By 2024, US is investing $130 billion. इस फेस में तो है ही, बाकी और दूसरे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं उसमें कर रहे हैं, बाकी और अदर सेक्टर्स आर आल्सो देयर. सो वी नो दैट फॉरेन राइट नाउ कंट्रीज दे हैव good amount of money, they have surplus money, they want to invest in the country where they can have the control little bit, and also they can basically multiply their investment. So looking at that, if we have a transparent system, if we have a very good everything trained, we can definitely compete China. And even because of the COVID situation, we know that international diplomacy right now is against China. This is the opportunity for India to attract those things which are very actively thinking to leave China. And if they leave, they are looking for the right place, right conditions where they can come and they can start the investment. If we have that, if we have the infrastructure, if the government policies are friendly, if the government is not politicizing those issues, then this is the opportunity. India can directly play a very important role and can increase the investment. And जैसे कि पेंट जी ने बोला कि GDP is closing to 8.1% to 9% in maybe 21-22. That you want to increase it. China is still at par actually if you compare with India. During COVID, China was maintaining its growth rate above 6%, I believe, if we compare with the rest of the world. Those are the very, very important things actually we can do this. I know that India can be a big consumer market. और consumer market तब होगा जब आदमी के पास जेब में पैसे रहेंगे. जेब में कैसे पैसे रहेंगे? When they will get good wages. इंडिया की पॉलिसी पर आवर कितनी है एक अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, that counts. जो higher up ladder है, they are getting huge amount of money. Are we percolating? Are we allowing this percolation to the common people, those who are working day and night, so they can have enough money to invest and to go in and buy in the market, buying capacity, startup ecosystems? What kind of conditions we have for startups in India? Are we encouraging these youth, actually those who have the idea? What kind of MP government is encouraging these youth in the universities, in MP universities or engineering colleges actually, or IITs?
to come up with the idea to start up a company. Give a free loan, that get this 0% loan and prove your idea, which is environmental friendly, which can attract green jobs. We need to also address the pollution problem and introduce new technologies so that these technologies are enhancing the production and minimizing the environmental pollution. So these startup ecosystem should be very, very healthy. The other important thing is we have a couple of products which we are exporting. Number one is diamonds, refined petroleum, PNC ne bataya, rice. India is an agricultural dominant country, but we are lagging behind in terms of the technology, and we are not able to export actually our agricultural products. And rock in sugar hai or aluminium BSI. So PNC ne also present kiya कि IT, pharmaceuticals, engineering goods, they are good in India. And I completely agree with Pensaji that huge capacity in generating those drugs actually which we have, the infrastructure. IT, we should bump up. We should always encourage IT. Also, IT sector should go up. We are stagnant actually. Why we are stagnant? We should train our workforce. Instead of coming people to US and going other countries in the world, we should increase those capacities so they are well paid, they are retained actually in our sector, IT sector. Positive macroeconomic environment, inflation, foreign exchange reserve. Thus, all these things, they instill confidence in foreign investors, which are the factors which might be reducing vulnerability of particular economy in the country. So these are very, very some of these important issues I just wanted to basically discuss with it. I'm delighted that Pensaji has really given a very comprehensive explanation of all these things, and I would be happy to address some of these questions actually, which India is facing and what government is doing right now, which is extremely important for us as a country to survive and progress actually and become developed country, not underdeveloped countries. I don't want this word. So this is basically my suggestion, and I really appreciate Pensaji. Thank you, sir. Thank you so much for your nice presentation. You cover up all these things which I wanted to do in next week, but we will still do. We are having plan to continue such a meeting about the FDI. Yes, sir. Yeah. क्योंकि सर ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और जैसा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा समय चाहिए. वाकई में अभी भी हम लोगों के सब ऊपर गया है काफी चीजें जैसे आंध्र पटेल सर कि टेक्निकल पर हम लोग साइंस के विद्यार्थी, और लेकिन ये इस समय क्या है सर, अचानक हिंदुस्तान में FDI आने से वाकई में चिंता का विषय है. क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान मतलब ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड बाई चाइना ने इनको ऑक्यूपाई कर लिया है. मतलब ये हिल नहीं सकते बिना चाइना की मर्जी से. बिल्कुल राइट. तो यही हाल इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मथुरेश, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एज ए इंडिया एज ए कंट्री और उसके जो सिटीजन्स हैं और ये जो चाइनीज चारों तरफ से इन्वेस्टमेंट होने के बाद जो चारों तरफ इंडिया के, वो चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, या मैं एक अपने बांग्लादेश फ्रेंड से he is commerce secretary in Bangladesh government. I was discussing with him actually, Pensaji, और उनने मेरे को बताया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश में इज हाईली एडवांस. तो उसमें शुरू में क्या किया कि बिगिनिंग में एक्चुअली चाइना ने उसको आइडेंटिफाई किया, इसके बाद चाइना ने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, और इन्वेस्ट करके क्या हुआ कि वो $1 billion multi-billion एक्चुअली वो हो गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई बांग्लादेश में. फिर क्या हुआ कि चाइना ने एक ऐसी कंडीशन इम्पोज किया है बांग्लादेश के ऊपर कि कुछ बिजनेस उसने उठा के और उसमें बीजिंग ले गया चाइना. देखो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि चाइना डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने लगा यूएस को वो चीजें, गुड्स. उसी वक्त अपने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ही पुट हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ एक्चुअली ऑन चाइनीज गुड्स. तो दैट मूवमेंट चाइनीज गवर्नमेंट बिकेम डेस्परेट कि अब ट्रंप ने तो बैन कर दिया और हाई टैरिफ लगा रहा है मोर देन 300%. अब हम लोग क्या करना चाहिए? तो जो बांग्लादेश की प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री, उससे बात किया चाइनीज प्रेसिडेंट ने, शी जिनपिंग ने, और उसने बोला कि अब हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि वी आर रिवर्टिंग बैक, और जितनी चाइनीज कंपनी जो बांग्लादेश छोड़ के गई थी अब उनको वापस हम लोग बांग्लादेश भेज रहे हैं, और तुम लोग एक्सपोर्ट करो यूएस को, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वी आर पेइंग 300% टैरिफ. तो एक एग्जांपल चाइना का देखो आप, चाइनीज क्रुकेडनेस एंड चाइनीज क्लेवरनेस and the way China is doing business all around India.
and to some extent tried capturing Indian market also actually. So I don't know what is the explanation behind it. How can we counter this country? Not militarily, but in terms of the smartness, in terms of the trained our workforce, in terms of the technology. एक बात आई थी पेंसी जी ने बोला था कि चाइनीज मेनली जो वहां प्रोडक्शन होता है, they copied the technology from US, they copied the technology from the rest of the world. They attained mastery in that particular technology. After they attained the mastery, they became totally controlled actually and monopolized that technology, and they started exporting all around the world. अच्छा, उसी टाइम पर अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी को उन्होंने डिवैल्यू कर ली. Fancy ji will comment on that. When they devalued their currency, the amount of export has gone up. Because और इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो इंपोर्ट इनफ्लो है उनका, वो उसके बाद फिर वो ज्यादा हो गया. तो जो यूएसए ने ऑब्जेक्शन लिया कि व्हाई चाइना इज कंटिन्यूअसली devaluing its currency actually, what is the reason? And the reason is to encourage export. तो वही ऐसे कुछ फैक्टर्स हुए कि अपन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया श्रीलंका में बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज. हम लोगों ने बांग्लादेश को छोड़ दिया, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो पूरे बंगाल को सर्व कर सकती थी, वेस्ट बंगाल को, वो हमने चाइना को वहां आने दिया. चाइना ने उसमें कैप्चर कर लिया. इसके बाद आज बंगाल भूखा बैठा हुआ है, वेस्ट बंगाल. ममता बनर्जी के पास कोई आंसर नहीं है इसका. इसके बाद अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि वहां लोग लंग्स कैंसर से मर रहे हैं. उसमें मोदी जी का क्या आंसर है? आई डोंट नो अबाउट दिस. उसमें प्रहलाद जी का क्या कंट्रोल है? आई डोंट नो अबाउट दिस. बट व्हाट माय आंसर इज, वी एज ए इंडियन, मैं पहले हॉस्टल की बात कर रहा हूं एज ए हॉस्टलर, और इसके बाद वी एज ए इंडियन, वी हैव टू वेक अप एंड देन वी हैव टू मेक दोज स्मार्ट डिसीजंस. R&D की जहां तक बात हो रही है, फैंसी जी ने उसमें R&D की बड़ा अच्छा सुंदर बात की. R&D में हम लोग क्या कर रहे हैं? कितने पैटेंट जबलपुर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कितने स्मार्ट आइडियाज जबलपुर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, उसमें क्या रिकॉर्ड है, जबलपुर यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है. ये सब एक यूनिवर्सिटी लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके इसका रिव्यू होना चाहिए, और पॉलिसीज को हम लोगों को कंटिन्यूअसली रिफाइन करना चाहिए. फैंसी जी ने जो बोला 50 साल पहले जो पॉलिसीज थी, स्टिल वी आर फॉलोइंग इट. नो, जस्ट रिव्यू इट एंड गेट रिड ऑफ इट. अगर कोई आदमी उस बात को सॉल्व नहीं कर रहा है तो उसको बाहर हो जाना चाहिए, और नेक्स्ट आदमी को अलाउ करना चाहिए कि तुम करो अगर तुम्हारे पास आइडिया है और तुम्हारे पास अगर कैपेबिलिटी है. जी सर. तो वही मैं कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट की रास्ता नहीं देखना चाहिए. सर मैं आपकी बात को और बढ़ाता हूँ आगे. जैसे आपने कहा चाइना जी ऑक्युपाइंग श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, द सेम वे, और हमने कोई उसमें इंटरफेयर नहीं किया, तो सेम वे वी आर अगेन गोइंग टू मेक अनदर मिस्टेक विद म्यांमार. अभी म्यांमार में भी मतलब इंडिया का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड है. सर वी विल डिस्कस, समय ज्यादा हो गया है, और if anybody wanna say something, welcome. Either I will. Thank you very much, everyone. Yeah, great. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जी, कि जैसे अभी मैंने मथुरेश ने कहा हम लोग सब साइंस स्टूडेंट हैं. भैया इकोनॉमिक्स भी साइंस है, Yes. है कि नहीं? अगर इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज होता है, इतना ज्यादा स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है कि वो किसी कोने से ऐसा लगता ही नहीं कि वो मैंने सोशल साइंस का सब्जेक्ट है. हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ती हैं. और एक चीज ये है कि जो मथुरेश ने बात बोली कि अभी की जो इकोनॉमी है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाती है, तो बहुत सारे डिसीजन पॉलिटिकल ही होंगे, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग. Right. होता क्या है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट टेक डिसीजन, जैसे मैंने बताया कि जो हम जो कर्ज चुका रहे हैं वो कर्ज हमने नहीं लिया रहा. आज के 50 साल पहले जिन्होंने कर्ज लिया रहा उनका कर्ज हम चुका रहे हैं. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप. पिछले 5 सालों से हमने विदेशों से एक पैसा भी कर्ज नहीं लिया है. तो 5 साल के दौरान हमारा एक्सटर्नल डेब्ट बर्डन जो है वो कम हुआ है. दैट्स व्हाई फॉरेन रिजर्व इज इंक्रीजिंग. राइट सर. और नहीं, बिल्कुल ठीक है. बात अभी हमने जो जापान से बुलेट ट्रेन के लिए लिया है कर्ज, वो 50 साल बाद चुकाएंगे, तो ऐसे वो भी बोलेंगे कि नहीं, उस समय का कर्ज हम चुका रहे हैं जो 50 साल पहले बुलेट ट्रेन के लिए लिया था. नहीं, व्हाट इज इंटरेस्ट रेट एट 0% इंटरेस्ट? लेकिन सर कर्ज तो है ना, इतना ह्यूज अमाउंट है, और ये 0%. देखिए, कर्ज तब आपके लिए समस्या बनता है जब कर्ज के साथ में ब्याज भी चुकाना पड़े. जी, अगर मूलधन पर वापस होना हो, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में इससे जो अर्निंग आने लगेगी
दैट विल हाँ, उससे चुक जाता है। नहीं पंडित जी, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूं, पर ये जो कंडीशंस मान लो 0% पे है, वो कंडीशन देखना ये है कि 0% पे आप तब तक उनको वापस कर पाएंगे क्या? नहीं, अब एक चीज बता रहा हूं कि देखिए, अगर वहां से, क्योंकि बुलेट ट्रेन चलेगी तो इतना तय है कि बुलेट ट्रेन की जो टिकटें रहेंगी, जो फेयर रहेगा, वो ऑर्डिनरी ट्रेन से कहीं ज्यादा रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऑर्डिनरी ट्रेन से अगर वो ज्यादा फेयर रहेगा, और उसको भी हम लिमिट कहाँ कर रहे हैं, बॉम्बे टू अहमदाबाद में, तो अभी जितना मैंने टाइम लगता है एक फ्लायर्स को, उतना ही टाइम में करीब आप बाई ट्रेन पहुंच रहे हैं। तो पीपल विल प्रिफर टू गो बाय, दैट मीन्स दोज हु आर यूजिंग द फ्लाइंग सर्विस, दे विल प्रिफर दिस। जी, अरे मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसे, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उससे हमको फायदा ही होगा। जी जी, नहीं नहीं, ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, पर मैं ये भी उसमें ये बात है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको टाइमली, उसको बिल्कुल उस इन्वेस्टमेंट को जितना भी लोन है उसको अगर वापस कर देती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स हाउ यू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली, और उसके बड़े पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दिस इज गुड। बाकी सर आपने नोटिस किया होगा, जापान ने हमको येन दिया और हमारे मोदी जी ने जापान को गीता दी। तो गीता में क्या लिखा है, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, अच्छा, क्या दे रहा। ऐसा है कि उसका इंटरप्रिटेशन अपन चाहे जैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये है कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट जो होते हैं, उनका गेस्टेशन पीरियड जो रहता है बहुत लंबा रहता है। वो प्रोजेक्ट जो रहते हैं वो 2-3 साल वाले नहीं रहते, वो 50 साल वाले ही प्रोजेक्ट रहते हैं। अगर मान लीजिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, और अगर अच्छे किस्म की सड़कें बनती है, अच्छे किस्म की रेलवे बनती है, अच्छे किस्म का अगर फ्लाइंग सर्विस अगर आती है, तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम तो सुधरेगा। अगर अब इसी तरीके से अगर ये जो मोबाइल नेटवर्क, जो नेटवर्क है, इंटरनेट, अगर इंटरनेट में आता है तो बेटर कनेक्टिविटी होगी, बेटर कनेक्टिविटी होगी तो उससे हमारी इफिशियंसी बढ़ती है। नहीं देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली फ्रेंड से सर, कि एफिशिएंसी उसमें बढ़ती है, बट व्हेन इट इज जनरेटिंग इंटरनल कंपटीशन, are the Indian companies, those who are in the market, they are able to compete and come at par actually, so that they can improve the quality, or they are totally gone away, or they are totally collapsed. Right. क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी बड़े कंपनियां थी which was the public sector undertaking, यूपी में थी, बड़े बड़े हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जिनके पास में क्या था। अब जैसे टेक एग्जांपल ऑफ बीएसएनएल में इतनी सारी फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा की गई, लेकिन बीएसएनएल के लोग काम नहीं करना चाहते। तो होता क्या है कि व्हेन यू आर गेटिंग सैलरी विदाउट डूइंग एनीथिंग, देन व्हाई यू विल वर्क। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव फेल्ड because there was no responsibility or accountability. When private sector has come, the accountability will also come. Yeah. जैसे भाई universities are failed, भाई private universities are successful in India because in government university there is no responsibility. You take class or not take class, you are assured of getting a handsome salary. अब मैंने आपने पेटेंट की बात की, भाई जब आपको मालूम है, आप चाहे रिसर्च करो, पेटेंट आपको पास में हो या ना हो, आपको सैलरी तो उतनी मिलनी है। तो कोई साल में ही होगा। Yeah, absolutely right. So why you will work? Nobody will work. Sir, this is the problem. There is no target or no mission, no any at par or yeah. पूरी मैंने क्या है ना, उसके साथ हमको वर्क कल्चर को भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। ये that is most important. ये है कि रिस्पॉन्सिबल जो है इस काम के लिए, वही इस बात को बोलता है कि पीपल आर नॉट वर्किंग। जब दुख इस बात का होता है, जब वाइस चांसलर बोलता है टीचर पढ़ाते नहीं है, तो तुम किस बात के वाइस चांसलर वहां बैठे हो? एक हेड ऑफिस में, मतलब किसी ऑफिस में हेड क्लर्क या उसका जो इंचार्ज है बोलता है पीपल आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो फिर क्यों बैठे हो तुम? इसका मतलब यू आर अनेबल टू टेक वर्क फ्रॉम देम, आपका मैनेजमेंट नहीं है। तो सर वही दिस इज द, हम लोग सर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत ज्यादा टाइम हो गया सर, माफी चाहूंगा। और मैं आप सबकी इजाजत से मैं डॉक्टर यतीश जैन को बुलाना चाहूंगा, वोट ऑफ थैंक्स। और यदि थोड़ा बहुत समअप करना चाहें तो वैसे तो काफी हो चुका है, तो प्लीज डॉक्टर
रहती। धन्यवाद मथुरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर हेमंत जी शुक्ला, इसके पहले भी आपको कई विषयों पर सुना है, और आज जिस व्यवहारिक ढंग से आज के परिप्रेक्ष्य में जो एफडीआई का रोल है और किस तरह से नीति होनी चाहिए उस पर आपने बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या की। और हमारे वरिष्ठ हमारे गुरुजी आदरणीय डॉक्टर नीलकंठ जी पेंडसे सर के बारे में क्या कहना। बहुत सारी भ्रांति थी मन में जो हम लोग एज्यूम करते थे, लेकिन वो वैसा नहीं होता है। और बहुत ही सरल भाषा में आपने जिस ढंग से हम लोगों को समझाया, और एफडीआई के पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ नहीं होना चाहिए और क्यों कहाँ कितने प्रतिशत में होना चाहिए इसके बारे में बताया। तो इसमें एक मेरी बात आई, जो अभी डिस्कशन चल रहा था, 2006 में अपने जबलपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान कलाम साहब जबलपुर आए थे। कलाम साहब ने मेरे कंधे पे, जब वो मैं भी इकोनॉमिक्स में ही अवार्ड लेने उनके पास गया था, गोल्ड मेडल मिला था, तो कंधे पे हाथ रख के पूछा था क्या हमें इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज बदल देनी चाहिए। तो मैंने उस समय जो मेरे को इंस्टेंट जो आंसर आया कि नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम आप सब उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फिर इस बात को उन्होंने अपने भाषण में भी कोट किया था कि आज का यूथ है जानता है कि पॉलिसीज में कहीं नहीं है, क्योंकि पॉलिसीज बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन हम आप सब मिलके उसको कैसा तोड़ना है, समय अनुसार कैसा उसको बदलाव करना है। सेम प्रोजेक्ट के लिए एक को पास कर दिया जाता है और एक को रोक दिया जाता है। तो ये जो विडंबना है इनको दूर करना है। और जिस ढंग से बात की कहाँ पे किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, कितना होना चाहिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने निजी इसमें संपत्ति पुनर्निर्माण क्षेत्र में 100% पूरा उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर रखा है एफडीआई के थ्रू। साथ ही 100% का उन्होंने इसमें दूरसंचार सेवा में भी किया हुआ है। फार्मा सेक्टर जिसकी सर बहुत विस्तार से भी चर्चा कर रहे थे, इसमें 100% है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का एफडीआई के द्वारा। और रेलवे के बुनियादी ढांचे में भी 100% का है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है इनमें 100% गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसीज बनाई हुई है कि अधिक से अधिक लोग आए और इस क्षेत्र को पूरी तरह से करें। और जो मथुरेश भाई ने जो कहा कि हमारी स्थिति भी बाकी देशों की जगह हो जाएगी, मैं बिल्कुल इस मामले में नकारता हूं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारी जो पॉलिसीज है, हमारा राष्ट्र जो है अब वो दौर नहीं है जो बाकी दूसरे जो हमारे इन्वेस्टमेंटर आएंगे यहाँ पे वो हम पे इस तरह से कब्जा कर पाएंगे। बहुत लंबा समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रदीप जी, विजय जी, अमर जी, सभी को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस तरह की संगोष्ठी जब हम निर्विकार रूप से पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, इस तरह की संगोष्ठी आयोजित करने के लिए मैं मथुरेश भाई को हृदय से बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ कि एक तो आपने मुझे हर बार मौका भी देते हैं, और दूसरा ऐसे विषय पे भी हम लोग चर्चा करें जो भले हम जबलपुर या छोटे स्तर पे रह के पूरे देश और विश्व की समस्याओं को एकीकृत करते हैं, विचार करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया एक नया माइलस्टोन आपने इसको किया। नो डाउट इट्स इंटरनेशनल लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thank you Muthuresh ji. Thank you Prince ji. Thank you everyone. Yeah. थैंक यू एवरीबॉडी। पटेल सर, आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। आप मतलब बड़े धैर्य से बहुत अच्छा सुना आपने। आप बहुत अच्छा श्रोता है, और क्योंकि मैंने देखा सारे लोग छोड़ के चले गए सर, आप नहीं, हमदर्द जी ने भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, और नीलकंठ जी ने तो किया ही किया, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। हाँ नहीं राइट यार, ये 2.25 घंटे करीब चल गया सेशन आज का जी। बहुत बहुत चला 8:30 सर। हाँ, हम लोग आ ही गए थे 8:30। अब हम लोग मेरे यहाँ तो लंच टाइम हो रहा था, मैं लंच